वेलकम बैक टू आवर चैनल संज्ञान क्लासेस। और मैं आपको बेसिकली वापस बुलाता हूँ और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि आपने मेरा इतना अभी तक सपोर्ट किया है और ऐसे ही आप आगे भी मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। अभी तक लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया अभी तक इथेन की कन्फर्मर्स, ब्यूटेन कन्फर्मर्स और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपसे बात करी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मर्स जो भी होते हैं सर, जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मर्स का मतलब होता है कि डिफरेंट प्रोजेक्शन डिफरेंट कैसे बॉन्ड मूव करता है। तो हम बात करेंगे आगे चल के कि एक मैंने आपको पॉइंट बताया था, कभी कभी गॉश की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो एंटी से ज्यादा स्टेबल होता है। तो सर ऐसा क्यों होता है? तो कभी हर चीज अगर नियम से चलने लगी तो केमिस्ट्री में थोड़ा ना आएगी सर, वो एक्सेप्शन थोड़ा ना होगी। तो एक्सेप्शंस का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सेप्शंस होते हैं बहुरूपीय, मतलब जो अपने आप को चेंज करके आ जाते हैं, मतलब ट्रेंड में घुस जाते हैं। जैसे मतलब मैंने आपको कुछ ऐसा बना के दे दिया, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हो रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ मैंने आपको बना के दे दिया, OH OH H H H और H। सिमिलरली मैंने आपको ऐसा बना के दे दिया सर कि आपने ये तो गॉश बना दिया और आप इसका एंटी अब देख लीजिए। तो इसका एंटी मैं आपको बना के दिखाता हूँ सर, ये इसका एंटी हो गया। तो सर आप तो कहेंगे, अगर मैंने अपने प्रीवियस रूल से अगर मैं बात करूं तो ये क्या है सर, ये आपका गॉश है और ये एंटी है। तो अगर मैं आपको प्रीवियस या ट्रेडिशनल रूल के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से तो आपका ये होना चाहिए ना कि सर एंटी वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो दूर दूर लगे हुए हैं। तो परंतु क्या होता है कि खेल यहाँ शुरू हो जाता है सर कि हम यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। ये मोहब्बत हो गई दोनों के आशिकों के बीच में, ये तो ये जो सिस्टम हो गया ना सर, ये ब्रेक कर देगा अपना खेल। ये बहुरूपीय बन के आ गया। ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो गई सर अंदर। अभी हमको ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन हम स्टेबिलिटी जब देखेंगे ना इसकी, मान लीजिए इसकी एंथैल्पी है, इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करी और इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करी, तो इसकी एंथैल्पी कम आएगी, मतलब इसकी एनर्जी जो है वो कम आएगी, यानी कि एनर्जी कम आएगी, तो यानी कि स्टेबिलिटी जो है ना इसकी वो ज्यादा होगी सर। तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा आएगी इस वाले से। तो ऐसा होता है, प्रैक्टिकली देखा गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी आप गॉश इसको फिर हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं जब गॉश की किसी भी कारणवश अगर गॉश की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा आ रही है स्टेबिलिटी, तो फिर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं गॉश इफेक्ट। गॉश इफेक्ट बोलते हैं सर हम उसको, गॉश इफेक्ट बोलते हैं सर हम इसको। फिर हम इसके अभी क्या होगा कि गॉश इफेक्ट के बाद अगर हम बात करें तो अभी हम इसके डायपोल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसका डायपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक आप इसका इस चीज को आप नोट कीजिए पहले, फिर मैं आपको बता दूंगा डायपोल मूवमेंट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में। इसको पॉज करके नोट कीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डायपोल एनालिसिस के बारे में। तो डायपोल एनालिसिस क्या होता है, देखिए कि डायपोल एनालिसिस होता है म्यू नेट बराबर सिग्मा म्यू आई एक्स आई। तो असल में क्या हो रहा होता है, जमाने में भाई मोहब्बत को कोई रोक पाया क्या, बताइए। आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ी होगी। जमाने की मोहब्बत को कोई नहीं रोक पाता सर, जमाना भी मोहब्बत को नहीं रोक पाता। तो सर हमने जमाने में मोहब्बत कर ली, अंदरूनी मोहब्बत कर ली, अंदरूनी H बॉन्डिंग हो गई सर हमारी। अंदरूनी अगर हमारी मोहब्बत हो गई तो हमको कैसे पता चलेगा, हमको स्टेबिलिटी से पता चलेगा। ये गॉश फॉर्म है, एंटी फॉर्म है, इन्होंने आपस में मोहब्बत तो कर ली लेकिन ये धोखा भी देगा, इसको बहुरूपीय कहलाते हैं सर ये लोग। जैसे लैला मजनू, तो ये लैला और मजनू बन गए आपस में। तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आइए टॉपिक पे आते हैं। तो म्यू नेट का फॉर्मूला होता है म्यू नेट बराबर सिग्मा म्यू आई एक्स आई। और आई क्या होते हैं, ये गॉश और एंटी होते हैं। आई का मतलब, अब गणित वाले लोग तो क्या है, तो मजाक समझेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले लोग क्या करते हैं, इस चीज को देख कर डर जाते हैं, भाई ये कुछ नहीं है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे सर, म्यू नेट बराबर म्यू जी एक्स जी प्लस म्यू ए एक्स ए। ये है सर, बस और कुछ नहीं है। सिग्मा से देख के घबराना चाहिए कि सर ये क्या मैथ पढ़ाने लगे केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ, तो क्या होता है मैं आपको समझाऊं कि मोल, ये एक्स क्या है, एक्स क्या मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, एक कंपाउंड में अगर इतना गॉश और इतना हुआ तो एक्स जी प्लस एक्स ए बराबर 1 होगा। ये मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में।
तो ये फॉर्मूला होता है सर, कैसी भी किसी भी डायपोल एनालिसिस करते हैं जब भी अपन गॉस और एंटी दिया हुआ होता है तो एक कंपाउंड में, तो ये जनरली छोटा मोटा सवाल आ सकता है यही मेन से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको देख रहा हूँ। तो ये आपको ये एनालिसिस हो गया, और अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कुछ केसेस में एक्सेप्शन आ जाते हैं, कैसे आपकी जो गॉस फॉर्म होती है वो एंटी से कैसे कभी कभी स्टेबल होती है, मैंने आपको जैसे बता दिया। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं इसका एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, फिर अपन साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जिंदगी में क्या जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जिंदगी में होता है एग्जाम्पल्स करना है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप इलस्ट्रेशन सबसे ज्यादा करें। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस किसी भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करें तो आप सबसे पहले इलस्ट्रेशन करें। तो मैं आपको बताऊं क्या होता है कि म्यूजी है, यहाँ एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा, कुछ नहीं है। तो सर हम इसको कंफर्मेशन में बना लेते हैं ना सर, क्या दिक्कत है? तो ठीक है सर, हमने इसको कंफर्मेशन में बना लिया, तो इसका हम एंटी फॉर्म बनाते हैं, वॉश फॉर्म बनाते हैं। तो ये Cl है, ये Cl है, H H H और H, ये हो गया इसका एंटी फॉर्म। ये इसका वॉश फॉर्म। क्या सर आप भूल जाते हो सर, वॉश फॉर्म हो गया, तो असल में ये एंटी फॉर्म हो गया। तो इसमें तो सर मोहब्बत नहीं हो रही, जमाने में मोहब्बत ठुकरा दी, तो इसमें तो मोहब्बत नहीं होगी। आपको पता है ना एच बॉन्डिंग कब होती है? जब फोन से कनेक्ट होता है, कोई भी एच अगर फोन से कनेक्टेड है तो ही एच बॉन्डिंग होती है। आप एक बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देखिएगा तो क्या होगा, ये एंटी फॉर्म है, ठीक है सर। तो इसमें एंटी ज्यादा स्टेबल है, जाहिर सी बात है। अब हम बात करते हैं ये सवाल कैसे करेंगे। तो हमको पता है जैसे भाई साहब म्यू नेट बराबर होता है सिग्मा म्यू आई एक्स आई होता है। अच्छा सर ये तो आपने सर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, आप आसान भाषा में लिखें इसको। तो आसान भाषा में हम इसको लिखते हैं, तो ये हो गया म्यू ए एक्स ए प्लस म्यू जी एक्स जी। तो हमको म्यू नेट दिया होगा भाई साहब, म्यू नेट क्या है? 2D का मतलब पता है, डायमीटर नहीं है, डायोप्टर बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? म्यू की डायोप्टर होती है, याद रखिएगा भाई साहब इस चीज को, डायोप्टर होती है इसकी यूनिट। तो म्यू है कितना है, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है भाई साहब म्यू जी निकालना है हमको, ठीक है। कैलकुलेट म्यू जी निकालना है हमको, ठीक है। और क्या पता है हमको? हमको पता है हाँ, हमको म्यू एंटी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं। अभी एंटी है सर, ठीक है। एंटी में क्या हो रहा है कि ये सिमिलर कंपाउंड बन रहा है, तो इसका जो डायपोल मूवमेंट है ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कैसे भी किधर भी जा रहा है। तो एंटी वाले का जो म्यू है ना, म्यू एंटी जो है ना वो 0 होता है। इसको आप इसकी सिमेट्री को देख के आप देखिए इस कंपाउंड में। तो इसमें हम क्या करेंगे, म्यू ए को क्या रख देंगे 0, एक्स ए कितना लिया हुआ है 0.8, तो एक्स जी कितना हो जाएगा 0.2, क्योंकि इन दोनों का सम 1 होता है ना, मोल फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। तो म्यू जी हो गया, और म्यू जी अगर हमको निकालना है तो ये 0.2 हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, हमने ये कर लिया। तो म्यू जी हमारा क्या आ जाएगा सर? म्यू जी हमारा आ जाएगा 200/2, 200/2 आएगा ना, सॉरी 0.78 किलो। अरे सवाल भी सर, मान लीजिए 0.8 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 0.2 है, ठीक है। तो 0.2 रख दिया, तो ये क्या 220/2, यानी कि म्यू जी कितना आ गया 10 आ गया, 10 डायोप्टर आ गया। ऐसे निकालते हैं सर। ये इलस्ट्रेशन है, ये वैल्यूज को डिफाइन नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए ऐसा किया हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि एग्जाम्पल ये हो गया। तो आपको अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ठोस करना है तो आप इसके 1-2 इलस्ट्रेशन और कीजिए। मैंने आपको जिंदगी में क्या बताया, जिंदगी में आप सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स किए, तभी आपको धीमे धीमे चीजों का ज्ञान होगा। तो आप इस सवाल को नोट कीजिए पॉज करके, मैं आपको इसके बाद अगले टॉपिक पे स्किप करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन्स के बारे में। तो साइक्लोएल्कीन्स क्या होते हैं सर, मैं आपको बताऊं। जो बड़े बड़े साइक्लोएल्कीन्स होते हैं उसमें तो एंगल स्ट्रेन कम होता है। एंगल स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको काफी सारी नॉलेज दी थी। एंगल स्ट्रेन होता क्या है, तो एंगल स्ट्रेन के बारे में थोड़ा और हम डिटेल में देखते हैं। सर होता क्या है कि ये मान लीजिए साइक्लोएल्कीन का सबसे छोटा फॉर्म है, इसके बाद हम साइक्लोब्यूटेन बनाते हैं, इसके बाद हम साइक्लोपेंटेन बनाते हैं।
और इसके बाद हम साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द एंगल स्ट्रेन in the less number of carbon chain is very high, because its angle seems to be 60 degree and it should be 109 degree 28 minutes because it is sp3 carbon. So look at the difference. Here it is 90 degree and still look at it, it's 109 degree 28 minutes. So it should be more now. And what here we see, here it is 120 degree and it's more. So it is also containing angle strain in it. And here is also, it is much more than this, consider it 150. So it's much more. So what is going to happen is small chains are considered to be in a single plane. So they are just looking similar, so they are as it is and they are very less stable. But the form in this, let us come to the cyclopentane. What the form it really occurs is, it's like this. It is bit of this shape because it twists in a different, it twists itself in a different plane like this, such that it's going in this direction, it's going in this direction, so that the angle between them tends to 120 is going to tend towards 109 degree 28 minutes. This is the concept, and it is getting as soon as it is going to get it towards 109 degree 28 minutes, it is just going to be more stable, because as we are tending towards the stable, as we are tending towards less angle strain, less strain, then we are going to towards the stability. We are getting more stable compound. So look at the form that it might be, let us consider, might be this angle is 100 degree, 110 degree. So what we are getting is, we are getting that as soon as we are getting towards the sp3 degree angle, that is standard sp3 angle, we are getting more stability. So now we are analyzing that what are the different forms, that conformations, these are also called conformations, like cyclic compounds also twist and rotates around the single bond. It is also termed as conformational isomers. Conformations, different conformations, not conformers. So there are some energy minima that, and which corresponds, there are many cycloalkenes conformations which correspond to energy minima, which are considered as cycloalkene conformers, which are termed as cycloalkene conformers. As per the definition, it suggests it corresponds to energy minimum. Similar definition as we were using in acyclic compounds. So you just first note down the concept that what we are going in the conformational analysis of cycloalkanes is basically angular strain is the most common, most favorable concept that we are going to study, why they are forming different cycles and different conformations. So because of angular strain and less stability. This is the main and bold reason, main first of all, this is the vast cause of the deforming and forming other conformations. So note it down. Now similarly we are finding same concept in the cyclohexane. So let us draw general cyclohexane, what we used to draw on plane on board. So what is this? It is a cyclohexane having angle 120 degrees, sir. 120 degree, 120 degree, 120 degree. In cyclopentane it is quite stable because its angle is 108 degrees, so it is quite nearer to sp3. तो असल में होता क्या है, ये sp3 कार्बन है सर, सारे sp3 हैं, तो इसका एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए सर. सो इट इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंगल एंड दिस एंगल. सो what we are finding in the real way, what we are finding in the real analysis, that
in what form the compound is found generally in the nature. So in nature, it's not like this. It's like this. It's something like this. It transforms itself into this form. And not only this form, there are different conformers also. How it is going to change from this to this? There is one more form. These are two. This one, and I am drawing one more. This. So these two forms are most common in those next form. This is number one. This is number one, and this is number two. These are most common and most stable, most maximum number of times they exist. First number is this. This is the most stable. Then we call it as a boat form. So it is called chair form. So its name is chair form. So we term it as a chair form because it is quite similar to that aram chair, aram kursi, resting chair. And this is looking, what it is looking like? It is just looking like boat. बचपन में आप नाव बनाते थे ना, वैसे ही तो बनाते थे, वैसे ही बनेंगे. तो ये दो फॉर्म्स होते हैं सर. ठीक है सर, इसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं बोट फॉर्म. तो सर क्या आप ऐसा बनाते हैं गलत है? तो हम एक प्लेन को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन असल में ये ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा होता है या ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होता है. ये आपस में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं टाइमली, क्योंकि कंफर्मेशन से तो ये एक जगह तो रहते नहीं, ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट होते रहते हैं. इसका पूरा कंफर्मेशनल एनालिसिस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. इसको अभी इसका मैं बेसिक फॉर्म बता देता हूँ कि होता क्या है. तो इसमें दो मतलब इसमें सारे एच लगे हुए हैं ना, तो इसमें दो फॉर्म होती है. एक होती है, नोट करिएगा ध्यान से, एक होती है इक्वेटोरियल और दूसरी होती है एक्सियल. ये पोजीशन होती है जो इस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स की होती है. ठीक है, अब आप समझेंगे सर कि क्या बोल रहे हैं आप, सर समझ में नहीं आया. तो एक्सियल के बारे में बात करते हैं. तो एक्सिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कोई भी मैथ में बात करते हैं तो एक्स और वाई ये एक्सिस होते हैं. तो हम केमिस्ट्री में अगर कोई भी बात करते हैं ना, कोई भी एक्सिस के बारे में, तो जनरली क्या होता है, जनरली हम इसको एक्सिस मान के ऐसे रोटेट कराते हैं. कुछ भी चीज, जैसे हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जैसे हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात की थी, तो इसको ऐसे रोटेट कराते थे एक्सिस मान के. तो सिमिलरली एक्सिस को हम एज अ वर्टिकल पॉइंट मानते हैं. एज अ वर्टिकल पॉइंट हम एनालाइज करते हैं. तो एक्सिस होता क्या है? तो एक्सिस ये होता है कि जितने भी वर्टिकल पॉइंट्स है ना, वो एक्सिस होते हैं. अब सर ये भी तो, इसको ऐसा भी तो बना सकते हैं, इसके ऊपर ऐसा भी तो बना सकते हैं. नहीं, एक्सिस बनाने का आप एक टेक्निक समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए कि एक्सिस कैसे बनाते हैं. ऊपर वाला, ऊपर जो भी कार्बन ऊपर में है, मतलब एक होता है ना, जैसे आपने देखा हो वैली, एक होती है वैली, एक होता है माउंटेन. मतलब तो जो ऊपर की तरफ नोक कर रहा है तो उसके हेड की तरफ ऊपर की तरफ कर देंगे, और जो नीचे की तरफ वी बना रहा है, मतलब वी बना रहा है, तो उसको नीचे की तरफ कर देंगे. तो आप याद रखिए, ए और बी से याद रखिए कि ए अगर है तो ऊपर की तरफ जाएगा, वी है तो वी नीचे होता है ना, वी अगर है तो नीचे बनेगा. तो सिमिलरली ये एच की पोजीशन हो गई, ये सारे एक्सियल पोजीशन हो गए सर. बहुत इजी है. अब सर आप कह रहे थे सर कि इक्वेटोरियल क्या होता है? तो इक्वेटर क्या होता है? आप सिंपल, बहुत सिंपल एक बात बताइए, इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर क्या होता है मैं आपको बताऊं. इक्वेटर क्या होता है मैं आपको बताऊं. इक्वेटर होता है, जैसे आपने सर्कल बनाया, ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ से जैसे लग तो नहीं रही है कुछ और ही लग रहा है, लेकिन ठीक है. इक्वेटर ऐसा होता है सर. इक्वेटर होता है जो हमारे बीच की दूरी से पास करता है, सेंटर से, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली इक्वेटर यहाँ पर भी इसी को हम बोलते हैं. इक्वेटोरियल को ऐसा ही हमने डिफाइन कर रखा है कि ये वाला जो हाइड्रोजन, जो भी ऐसे वाले एटम्स हैं जो इधर की तरफ बेंड होंगे, नीचे की तरफ बेंड होंगे, उनको हम इक्वेटोरियल बोलेंगे सर. तो एक्सियल तो आप बहुत आसानी से समझ गए. सिमिलरली जो नीचे की तरफ बेंड रहते हैं ना हाइड्रोजन, उसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं. ठीक है, तो सर आप ऐसा क्यों होता है सर कि एक अलग है एक अलग है? तो अगर हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये इस फॉर्म से ना इस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है ना, इसको हम ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा भी तो होगा कभी जाके, ऐसा भी तो बनेगा सर.
ये तो सर आपने वही बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऐसा बना दिया। ऐसा भी तो बनेगा, कभी ये ऐसा से ऐसा भी तो बनेगा। तो सर ऐसा जब भी बनेगा तो हमको इसमें डिसाइड, हमको ये बताना, हमको ये देखना पड़ेगा जो एक्सियल वाले पोजीशन पे है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो इक्वेटोरियल वाले वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज अगर अलग अलग ग्रुप्स होंगे ना तो वो हमें रेफरेंस लेने में काम आती है। ऐसे हम काम करते हैं जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये अभी हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कैसे हम एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं बोर्ड फॉर्म के बारे में। तो बोर्ड फॉर्म के बारे में आपको बताऊं इसके कैसे होते हैं। इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इक्वेटोरियल वाले तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहते हैं। ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया और ये एच हो गया। सिमिलरली ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच। लेकिन जो ऊपर वाले होते हैं वो हाइड्रोजन में बदमाश होते हैं। क्या होता है, इनको घमंड हो जाता है कि ये हम ऊपर आ गए। तो क्या होता है, ये एच इधर आ गया और ये एच इधर आ गया। तो सर ये आपस में बहुत बदमाशियां करने लगते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना झंडा इसके इलाके में गाड़ना चाहता है, ये झंडा इसके इलाके में गाड़ना चाहता है। तो असल में इसको हम क्या बोलते हैं सर, ये वाला जो फॉर्म है तो अनस्टेबल हो जाना चाहिए ना, ये आपस में लड़ मरे। लड़ाई भाई मोहब्बत हो रही थी तो वहां स्टेबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पे लड़ाई हो गई सर, तो ये जंग हो गई ना यहाँ पर। तो इस जंग को हम क्या बोलते हैं, इस जंग को हम स्पेशल नाम देते हैं साइंटिफिकली, इसको हम फ्लैग पोल कंडीशन बोलते हैं, फ्लैग पोल। तो याद रखना बोट वाले फॉर्म में हमेशा जो भी हाइड्रोजन होते हैं ना बदमाशी करते हैं ऐसे। आप इसको साइन को याद रखिए ऐसे मस्त। सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूँ, ये क्या कट रहे हैं ना आपस में, तो ये आपस में एक दूसरे को नेगलेक्ट कर रहे होते हैं, अपना झंडा इसके इलाके में गाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसको हम फ्लैग पोल कंडीशन बोलते हैं। तो ये अनस्टेबल, रिलेटिवली इसके अनस्टेबल हो जाती है कंडीशन। तो आप इसको नोट कीजिए कि फ्लैग पोल होता है क्या है। आप ये चीज समझ रहे होंगे कि फ्लैग पोल मैंने बहुत ट्रिकली समझाया आपको। तो आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से पॉजिटिव वे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूं, आपने मेरे को अभी तक इतना सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब। तो आप आगे भी चल के इसको शेयर, अपने मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको और भी नए नए ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा और पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है मैं आपको सब हर एक टेक्निक बताऊंगा। अभी मेरा एक वीडियो भी आने वाला है, मैं आपको बताऊं, जो आपको सिलेबस का ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा। तो आप इसको नोट कीजिए आप और मेरे साथ कंटिन्यू करिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।